जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी कुछ महीनों में कई हिंदी भाषी राज्यों के लोक सेवा आयोग या स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हैं। प्रत्येक परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का सेगमेंट काफ़ी बड़ा होता है। लगभग 35 से 40 प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इस दृष्टिकोण से करंट अफेयर की यह श्रृंखला आपकी परीक्षा में सफल होने की संभावना को बढ़ा देती है। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करते हैं जो कि समाचार पत्रों में प्रमुखता से छाए रहते हैं। तो आज देखते हैं हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं। हमने यहाँ पे हेडिंग दिया है कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न। ठीक है, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा हो, बिहार पीसीएस की परीक्षा हो, राजस्थान पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस हो, ऐसे प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो पहले हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इन प्रश्नों के आधार पर ही हम आगे अपने टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और जब उस टॉपिक की चर्चा कर रहे होंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर वहां पे मिल जाएगा और इन्हीं के साथ साथ इन प्रश्नों से संबंधित जो टॉपिक है उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। न केवल यही प्रश्न सॉल्व होंगे बल्कि बहुत बड़े स्तर पे हम उस पर चर्चा करेंगे और कई फैक्ट्स हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर हम पहला प्रश्न देखें अगली स्लाइड में क्या होगा हमारा, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का थीम क्या है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करें। ठीक, हाल ही में किस भारतीय गीत ने 80वां ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 जीता? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किस देश ने की? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपने यहां जाति सर्वेक्षण आरंभ किया? पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन उत्तर पूर्व के किस राज्य में आयोजित हुआ? आदि शौर्य पर्व पराक्रम का कहां संपन्न हुआ या कहां संपन्न होगा? परीक्षा में जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो हुआ करके पूछा जाएगा। अभी ये आगामी एक डेढ़ सप्ताह के बाद होने वाला है। ठीक है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के अंतर्गत केंद्र सरकार कुल कितना धनराशि इकट्ठा करेगी? इसके अंतर्गत हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, विस्तार से चर्चा किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहां से हुआ? ये 8 प्रश्न हमने यहां शामिल किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर केवल 8 प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है, ये प्रमुख प्रश्न हैं जिनको यहां पे शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद अन्य प्रश्न भी अंदर आपको स्लाइड में दिखेंगे, उनकी व्याख्या में दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। जैसा कि पहला हमारा प्रश्न था राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का थीम क्या है, तो अब हम राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित तमाम तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 कब आयोजित हो रहा है, किस समय आयोजित हो रहा है, तो यह 12 से लेकर 16 जनवरी तक आयोजित होगा। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि यह प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला महोत्सव है। जो 12 से लेकर 16 जनवरी तक का ये जो अवधि होता है, इसे हम राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में भी जानते हैं। राष्ट्रीय युवा सप्ताह, यह ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। अगर हम बात करें कि ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव का कौन सा संस्करण है, तो यह 26वां संस्करण है। प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ सकता है कि पिछला संस्करण कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन सा संस्करण था। तो पिछला संस्करण जो था वो 25वां संस्करण था और यह पुदुचेरी में आयोजित हुआ था। ठीक, अब बात करें कि यह किस उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आयोजित किया जाता है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आगे देखेंगे, पहले हम राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में देखते जाते हैं। ठीक है, तो इस महोत्सव का आयोजक कौन है या आयोजन कौन करा रहा है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के तत्वाधान में एनएसएस, जिसको राष्ट्रीय सेवा योजना भी कहते हैं, और एनवाईकेएस नेहरू युवा केंद्र संगठन इसका आयोजक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन
किन्होंने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। चलिए आगे चलते हैं, कहां इसका उद्घाटन हुआ या यह कहां आयोजित किया जा रहा है? तो यह कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में यह आयोजित किया जा रहा है। परीक्षाओं में इससे संबंधित थीम वगैरह बहुतायत पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है विकसित युवा विकसित भारत, इसका थीम है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रतिभाशाली युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें क्या दिलाना? पहचान दिलाना, इसका उद्देश्य है। इसकी एक विशेषता भी है। इसकी विशेषता क्या है? G20 तथा Y20, मतलब ये G20 का एंगेजमेंट ग्रुप है, Y20 मतलब यूथ 20, ठीक, के आयोजनों से जुड़े विविध विषयों पर चर्चा की जाएगी। ठीक, और यहां पर भी इससे संबंधित चर्चा होगा, ये इसकी विशेषता है। अब अगर बात करें प्रारंभ कब हुआ था, तो सबसे पहली बार वर्ष 1984 में भारत सरकार ने यह तय किया था कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक, तो इसी के आधार पर अगले वर्ष अर्थात 1985 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए हमारा ये कर्नाटक, अभी अच्छा अब यहीं पे देख लेते हैं। ये देखिए हमारा कर्नाटक है, ये हिस्सा हमारा कर्नाटक है। कर्नाटक का पड़ोसी कौन कौन सा है? तो ये देखिए महाराष्ट्र है हमारा, ये हिस्सा महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोवा है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है। ठीक है, समीपस्थ राज्य पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, हमें ध्यान देना है। इधर ये अरेबियन सी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अभी इसी से में और कुछ भी है। अब चूंकि राष्ट्रीय युवा दिवस हम देख रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में भी हल्की सी बस जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि दोनों परीक्षाओं में पूछता है और कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें, तो यह भी 12 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन यह अगस्त महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जनवरी की 12 तारीख को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत करने की जो योजना बनाई गई वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषित किया कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अगले वर्ष अर्थात 2000 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। इसी क्रम में पहली बार 12 अगस्त वर्ष 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आयोजित हुआ, और यह भी प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, आयोजित होने वाला उत्सव है। ठीक, अब हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्म की बात करें, तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। ठीक, इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ये वेदांत और योग के भारतीय दर्शन का इन्होंने प्रचार किया। किसका? वेदांत और योग के भारतीय दर्शन का प्रचार किया। इन्होंने एक राजयोग नामक एक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि राजयोग ही क्या है? मोक्ष का साधन है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं विवेकानंद जी के बारे में। विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे। इन्होंने मातृभूमि के उत्थान के लिए शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया। विवेकानंद जी ने कहा कि मातृभूमि का यदि उत्थान करना है हमें, तो हमें अपने युवाओं को, अपने देशवासियों को शिक्षित बनाना होगा। ठीक है, चरित्र निर्माण आधारित शिक्षा का समर्थन किया कि शिक्षा के साथ साथ हमारे संस्कार, हमारी जो वैल्यू सिस्टम हमारे भारत की है, ये भी समृद्ध होनी चाहिए। ठीक है, समृद्ध होती रहनी चाहिए। वर्ष 1897 में 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, और निधन के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में इनका देहांत हो गया, इनका निधन हो गया। ठीक है, अगर हम रामकृष्ण मिशन की बात करें, तो यह क्या है? यह एक संगठन है जो मूल्य आधारित शिक्षा, जैसा कि हमने यहाँ पे पहले
बात किया मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा और आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में ये कार्य करता है। ठीक है, क्या है? एक संगठन है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हमारे स्वामी जी हैं। ठीक है, स्वामी जी हैं। वेलूर मठ, वेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है और वेल्लूर मठ क्या है? यह रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसिद्ध उक्ति यह है कि उठो और तब तक उठो, जागो और तब तक आराम मत करो जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नाटू नाटू हमने प्रश्न में भी पूछा था, किस भारतीय गीत ने 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 जीता? तो नाटू नाटू जो फिल्म देखते हैं, एक फिल्म है RRR या RRR। ठीक है, फिल्म के शौकीन लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप चाहे फिल्म देखें या ना देखें, लेकिन परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको प्रत्येक फिल्म देखना है। चलिए नाटू नाटू ये क्या है? ये एक तेलुगु गीत है, तेलुगु गीत है और किस फिल्म का है? RRR का है। किस लिए चर्चा में है? तो अभी इसने हाल ही में इस गीत को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के अंतर्गत बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार इसने जीता। ठीक है, और सबसे ध्यान देने वाली बात है, सबसे प्रमुख बात है कि यह क्यों परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाला यह पहला भारतीय गीत है और फिल्मों की श्रेणी में ऑस्कर के बाद यह गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स दूसरे स्थान पर आता है। ऑस्कर के बाद दूसरे स्थान पर यह आता है। अगर हम बात करें कि गाने को कंपोज किसने किया, नाटू नाटू गीत को कंपोज किसने किया, तो MM कीरावनी ने इसे कंपोज किया और किसने इसे गाया? तो काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने इसे गाया। निर्देशक कौन है इस फिल्म के? RRR फिल्म के निर्देशक कौन है? तो राजा मौली साहब हैं। अभी इनकी एक फिल्म थी जिसमें प्रभास ने रोल किया, मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी। ठीक है, वहीं ये राजा मौली साहब हैं, निर्देशक वहीं हैं। ठीक, वो कटप्पा वाली फिल्म। ठीक, अब देखिए ये जो RRR इसका विषय वस्तु क्या है? यह स्वतंत्रता से पहले के दौर की राष्ट्रवाद और भाईचारे पर आधारित एक फिल्म है। ठीक, इसमें मुख्य भूमिका किन्होंने निभाया है? तो ये रामचरण तेजा जी और जूनियर NTR। ठीक है, रामचरण तेजा जी और जूनियर NTR ने इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई है। और ये जो है फिल्म, यह वास्तविक जीवन के भारतीय क्रांतिकारियों किनके नाम पर, यह ध्यान रखना है, अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की भूमिकाओं को इन्होंने निभाया है। ठीक है, ये भारतीय क्रांतिकारी थे, वास्तविक भारतीय क्रांतिकारी थे अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की भूमिकाओं को इन्होंने निभाया है। RRR को 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया था पुरस्कार के लिए, जिनमें से एक जो था सर्वश्रेष्ठ फिल्म गैर अंग्रेजी नॉन इंग्लिश या विदेशी भाषा, और दूसरा जो नामांकन था सर्वश्रेष्ठ मूल गीत चलचित्र। ठीक है, इसमें शामिल किया गया था इस फिल्म को। चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले विदेशी भाषा की श्रेणी में सलाम बॉम्बे जो कि 1988 में आई थी और मानसून वेडिंग जो कि 2001 में आई थी, इनको भी विदेशी भाषा की श्रेणी में, मतलब नॉन इंग्लिश फिल्म में इनको शामिल किया गया था, नामांकित किया गया था। ठीक है, इन दोनों फिल्मों का, सलाम बॉम्बे और मानसून वेडिंग जो फिल्म है, इनका निर्देशन मीरा नायर ने किया था। ठीक है, ये हमारा गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखते हैं? आगे जो टॉपिक है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे संबंधित प्रश्न था कि इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ठीक है, चलिए ये एक शिखर सम्मेलन था जो कि वर्चुअली या आभासी तौर पर आयोजित हुआ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, गोल्डन बार बार आ जा रहा है जबान पर। कब हुआ? तो यह 12 और 13 जनवरी को संपन्न
हो रहा है। ठीक है, मेजबानी कौन कर रहा है? तो अपना प्यारा देश भारत कर रहा है। इसका थीम क्या है, थीम या विषय क्या है? तो इसका जो थीम है, आवाज की एकता उद्देश्य की एकता, इसका थीम है, ध्यान रखिएगा, आवाज की एकता उद्देश्य की एकता। चलिए, कितने देशों को आमंत्रित किया गया है इस समिट के लिए? तो कुल 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। यह समिट है क्या? समिट क्या है? तो यह विकासशील देशों को, ध्यान रखिएगा, यह विकासशील देशों से संबंधित समिट है। तो विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने का यह एक भारत का प्रयास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पे ये डेवलपिंग कंट्री की बात हो रही है। ठीक है, परीक्षा में यहां पे आपको फंसाने के लिए विकसित भी लिख सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये विकासशील देशों से संबंधित ये समिट है। चलिए आगे देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण के देशों, कहने का मतलब विकासशील देशों को एक साथ लाने के लिए और विभिन्न मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए एक इसका साझा करना इसका उद्देश्य है, जिससे कि जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, सर्वोत्तम तकनीकें हैं, विकास संबंधी या भी और भी जो समस्याएं, जो साझी चिंताएं हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसके सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान किया जा सके। अच्छा, ये जो समिट है, इसका प्रेरणा स्रोत क्या है? ठीक है, तो इसका प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो सिद्धांत है, ये इस समिट का प्रेरणा स्रोत है। और उसके साथ साथ जो भारत का वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है, यह भी इसका प्रेरणा स्रोत है। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न था हमारा ये था कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में जाति सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है? ठीक है, या किया गया, शुरुआत हुआ, तो उसका निश्चित तौर पर उसका उत्तर बिहार है। ठीक है, इससे संबंधित हम, इस टॉपिक से संबंधित हम तमाम बातों पर चर्चा करेंगे इसमें। चलिए, अगर हम बिहार में जाति सर्वेक्षण की बात करें, तो यह जो शुरू हुआ या शुभारंभ हुआ, यह 7 जनवरी को हुआ। कब समाप्त होगा? तो 31 मई 2023 को समाप्त होगा। 7 जनवरी 2023 को यह आरंभ हुआ। ठीक, क्या होगा इसके तहत? ये जो जाति सर्वेक्षण है, इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत ये होगा कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति का विधिवत उल्लेख किया जाएगा और उसके साथ साथ उनकी जातियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, एक ही जाति में कई उपजातियां होती हैं। ठीक है, तो उनकी जातियों को तो सूचीबद्ध किया जाएगा, लेकिन उनके उपजातियों को सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा, यह ध्यान रखना है। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि वंचित वर्गों के उत्थान के लिए जो अपेक्षित उपाय हैं, उनको करने में सहायता मिलेगी और यह चिन्हित हो सकेगा कि किस वर्ग के कितने लोग, मतलब कितनी आबादी है और उन तक सुविधाएं पहुंची हैं अथवा नहीं पहुंची हैं। ठीक, कई चरणों में होगा। अगर हम इसके प्रथम चरण की बात करें, तो राज्य के सभी परिवारों की संख्या की गणना करी जाएगी और अभिलेखन किया जाएगा। पहले चरण में क्या किया जाएगा? परिवारों की संख्या की गणना करी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वितीय चरण में क्या होगा, जो कि 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, इसमें होगा कि जो वो परिवार है, उनकी जाति जाति क्या है और उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित जो प्रमुख आंकड़े हैं, उनको एकत्रित किया जाएगा। ठीक है, द्वितीय चरण में यह होगा। अगर हम कुल खर्च की बात करें, तो कुल खर्च लगभग 500 करोड़ रुपए आएंगे और इसका वहन राज्य सरकार अपने आकस्मिक कोष से करेगा। ठीक है, देश स्तर पर भी कई बार जाति आधारित जनगणना की मांग होती रही है, लेकिन बिहार में इसे नीतीश कुमार जी ने इसे लागू कर दिया। चलिए, जाति आधारित जनगणना की यदि हम बात करें, कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स देख ले, तो वर्ष 1931 तक हर जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल थे। वर्ष 1931 तक प्रत्येक जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल थे।
1941 में जाति आधारित डेटा एकत्रित तो किया गया लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। बीपीएससी के दृष्टिकोण से, अन्य राज्यों के भी दृष्टिकोण से यदि प्रश्न आते हैं जाति आधारित जनगणना से तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1951 से लेकर के 2001 तक प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े प्रकाशित किए गए लेकिन अन्य जातियों के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे निश्चित तौर पर। अच्छा, यहाँ पे हम अगर ये भी देख लें कि देखिए हमने जो प्रश्न दिया था, प्रश्न पूछा था कि किस राज्य में आरंभ हुआ, इसका तो उत्तर केवल ये हो गया बिहार, ठीक है। लेकिन इसी के अंतर्गत हम जितनी विस्तार से इसका अध्ययन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़े मतलब कई फैक्ट्स हमारे तैयार हो रहे हैं और हमें परीक्षा में लाभकारी भी होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम प्रतिदिन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। ओबीसी और अन्य की आबादी का सही अनुमान इस कारण नहीं लगाया जा सकता। ओबीसी और अन्य मतलब ओबीसी और नॉन ओबीसी जो कि एससी एसटी वर्ग में भी शामिल नहीं है, उन सभी जातियों की आबादी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर हम एक बार ये देखें कि अगर मंडल आयोग ने जो कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित है, उन्होंने ओबीसी आबादी का जो अनुमान लगाया था, उन्होंने बताया था कि ये 52% ओबीसी आबादी है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे बिहार को देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये हमारा कलर मैं चेंज कर दूं, ये हमारा बिहार है, ये हमारा बिहार है, ठीक है, ये अपना बिहार है, ठीक। अब देखिए इधर नीचे इसके क्या है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, इधर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, झारखंड है उसके दक्षिण में, इधर ये वेस्ट बंगाल है, ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल है, ठीक है, इधर नेपाल है, इधर ये इसके ऊपर जो है ये वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है ये, और वेस्ट बंगाल के ऊपर ये जो है कि चिकन नेक, ये इसके ऊपर सिक्किम आ जाता है, ठीक है। और बिहार के नीचे क्या उड़ीसा अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ, अभी हमने चिकन नेक के बारे में बात किया और सिक्किम के बारे में बात किया। इस प्रश्न में हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भी देखेंगे और थोड़ा फैक्ट्स भी उनके बारे में देखेंगे। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 की, यह कहां आयोजित किया गया, तो यह मेघालय के उमियाम में आयोजित किया गया। कहां पे? मेघालय की उमियाम में प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं में पहले तो नहीं पूछे जाते थे, लेकिन जब से एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई है वह उसके अंतर्गत कई बार मतलब परीक्षाओं में बहुत आयत प्रश्न पूछे जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। कब 5 से 7 जनवरी 2023 के बीच आयोजित हुआ? 3 दिवसीय कार्यक्रम था, मेघालय के उमियाम में हुआ। और इसका उद्घाटन किन्होंने किया? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसका उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। अगर हम मेघालय के बारे में थोड़ा देख ले तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा जी हैं, बीडी मिश्रा जी यहाँ के राज्यपाल हैं, और मेघालय की जो राजधानी है वह क्या है? शिलोंग मेघालय की राजधानी है। चलिए अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसी तरीके से पढ़ना है, जो भी टॉपिक आए उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत हमको देख लेना है, करंट से रिलेट करके, जिससे कि हमारा कई तरीके से हमारी तैयारी होती रहे, ठीक है। देखिए मेघालय हमारा ये है, मेघालय को टच करने वाला स्टेट क्या है? असम है। मेघालय के ऊपर, असम के ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान देना है, ठीक। असम को जो स्पर्श करता है अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, ये देखिए ये नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है, मणिपुर के नीचे मिजोरम है, और मिजोरम के पश्चिम में त्रिपुरा है। अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये जो पूर्वोत्तर के ये 7 राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हैं,
8वां राज्य सिक्किम है, लेकिन सिक्किम को 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं करते हैं। तथ्य ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आदि शौर्य पर्व पराक्रम का, आदि शौर्य पर्व पराक्रम का प्रश्न यह था कि कहां आयोजित हुआ। तो अभी हुआ नहीं है, यह 23 और 24 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय उत्सव है, लेकिन जब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तो कहां आयोजित हुआ, इस संदर्भ में पूछा जाएगा। इसी संदर्भ में लिखा गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आदि शौर्य पर्व पराक्रम का असल में ये है क्या? ये सैन्य, टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव कार्यक्रम है। ठीक है, अभी ये सैन्य टैटू क्या होता है हम ये आगे देख लेंगे, अभी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, कब आयोजित होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया 23 और 24 जनवरी 2 दिवसीय महोत्सव है। कहां आयोजित होगा? महत्वपूर्ण ये है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में याद करते हैं। तो 126वीं जयंती को चिन्हित करने के क्रम में देश के बहादुरों के बलिदान को याद करना और विविधतापूर्ण समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना इसका उद्देश्य है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें होगा क्या होगा? तो सशस्त्र बलों की शक्ति और भारत की जनजातीय संस्कृति की जातीय सुंदरता का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो आदिवासी कलाकार बंधु हमारे हैं उनके द्वारा एक मिलिट्री टैटू, अब देखिए इसमें पैरामोटर ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, हॉर्स शो, मोटरसाइकिल डिस्प्ले, एयर वॉरियर ड्रिल, नेवी बैंड, इनका आयोजन किया जाएगा, इनका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक, और उसके बाद 1 घंटे का पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन होगा जिसमें खुखरी नृत्य, गतका, मलखंब, कलारियर पट्टू, थंगटा आदि का आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में आप ये जो नृत्य हैं इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। आर्ट्स एंड कल्चर के पार्ट में ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम लोग इनको आगे किसी दिन देख लेंगे। ठीक है, आयोजक की बात करें तो रक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय संयुक्त रूप से इसका आयोजन कर रहे हैं। अगर इसके समन्वयक एजेंसी की बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल इसका समन्वयक एजेंसी है। चलिए आगे चलते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है। प्रश्न यह था कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के जरिए भारत सरकार या केंद्र सरकार कितनी धनराशि को इकट्ठा करना चाहती है या कितनी धनराशि इकट्ठा करना चाहती है। ठीक है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है हम लोग देखते जाएंगे इसी क्रम में और तमाम हम लोग तथ्य भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं उद्देश्य से। ग्रीन परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाने या हरित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए यह जारी किया जा रहा है। ग्रीन परियोजनाओं या हरित बुनियादी ढांचे का मतलब क्या है? ऐसी स्ट्रक्चर या ऐसे ढांचे का निर्माण करना या विकास के लिए उन तरीकों का अनुपालन करना जो कि कार्बन उत्सर्जन कम करे, जिससे कि पर्यावरण की क्षति न हो, इसी को ग्रीन परियोजना कहा गया है या हरित बुनियादी ढांचा का नाम दिया गया है। ठीक है, यही वो चीज है। इसके पहले ही, अभी तो ये जारी किया जाएगा, लेकिन इसके पहले केंद्र सरकार 9 नवंबर वर्ष 2022 में ही सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा उन्होंने तैयार कर रखी थी, जारी कर दिया था। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सरकार किसके जरिए जारी करेगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए जारी किया जाएगा और प्रथम किस्त 15 जनवरी 2023 को जारी करी जाएगी। इस प्रथम किस्त में ध्यान रखिएगा कितने करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है, तो यह 8,000 करोड़ रुपए का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा प्रथम किस्त में। प्रथम किस्त कहने का मतलब आगे भी किस्त होंगे। ठीक है, 25 जनवरी को जारी किया जाएगा और जिसमें से 4,000 करोड़ रुपए
5 साल के लिए और बाकी का 4000 करोड़ रुपए 10 साल के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के रूप में जारी किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो दूसरी किस्त है यह 9 फरवरी 2023 को पुनः 8000 करोड़ रुपए के रूप में जारी किए जाएंगे। 8000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के रूप में जारी किए जाएंगे। उसमें से जो 4000 करोड़ रुपए का जो ग्रीन बॉन्ड होगा वह 5 साल के लिए और बाकी का जो 4000 करोड़ रुपए का ग्रीन बॉन्ड होगा वह 10 साल के लिए जारी किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जो प्रश्न हमने पूछा था कि 8000 8K प्लस 8K इज इक्वल टू 16K, मतलब 16000 करोड़ रुपए सरकार इकट्ठा करना चाहती है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के जरिए। अब देखिए यहाँ पे जो प्राप्त धनराशि होगी उसको सार्वजनिक क्षेत्र के, ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा जिससे कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद प्राप्त हो सके, जैसा कि हमने पहले ही बात किया। ठीक है, न्यून कार्बन उत्सर्जन, मिनिमम कार्बन उत्सर्जन। चलिए, ध्यान रखने वाली बात है कि केवल देशी ही नहीं बल्कि विदेशी निवेशक भी यह बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ऐसे बॉन्ड, हालांकि परिभाषा डिफिनीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ऐसे बॉन्ड जिनका उपयोग सरकार ऐसी वित्तीय परियोजनाओं में करती है जिसका पर्यावरण पे एक सकारात्मक असर पड़ता है। अगर हम इसके सर्वप्रथम लॉन्च की बात करें तो यह वर्ष 2007 में यूरोपीय निवेश बैंक और वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। कब? वर्ष 2007 में। चलिए आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव से रिलेटेड है। प्रश्न हमारा यह था कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहां से हुआ, हमारा प्रश्न था। उस प्रश्न के आधार पे हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और हम तमाम तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जो महीना होता है मकर संक्रांति के आसपास का समय पतंगों के रूप में जाना जाता है। हम सब ने लगभग सभी लोगों ने अपने बचपन में बहुत पतंगबाजी करी हुई है। ठीक है, तो कहां से यह शुभारंभ हुआ? तो यह अहमदाबाद में से शुभारंभ हुआ, साबरमती नदी के तट से। यह कहां अवस्थित है? गुजरात। कब हुआ? तो यह 8 जनवरी से शुरू हुआ, 8 जनवरी से शुरू हुआ। और ध्यान देने वाली बात है कि यह कोविड के कारण 2 साल के अंतराल के बाद यह आयोजित किया जा रहा है। मतलब इसका पिछला संस्करण, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है, पिछला संस्करण वर्ष 2020 में आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किन्होंने किया? तो यह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने किया। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की अगर हम आयोजक की बात करें तो गुजरात पर्यटन विभाग इसका आयोजक है। अब थीम की बात कर लेते हैं, परीक्षाओं में थीम पूछे जाते हैं, तो इसका भी थीम वही है जो कि G20 का थीम है। मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम पर यह आयोजित किया जाएगा। पतंग उड़ाते उड़ाते क्या क्या किया जाता है, या पतंग उड़ाने के दौरान हम क्या क्या करते हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है, पतंगों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, कहीं संदेश पहुंचाना हो, किसी छत पे गिराना हो। ठीक है, बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस दौरान जो पतंग महोत्सव है, इस दौरान क्या होगा? अहमदाबाद के अलावा सूरत, वडोदरा, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, धोर्डो और केवड़िया में भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मतलब होता कई शहरों में है, लेकिन शुभारंभ कहां से? अहमदाबाद से। इसमें प्रतिभाग कौन कौन करेगा? भारत के साथ साथ दुनिया भर के 68 देशों से 800 से अधिक प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। और इस दौरान एक कोशिश यह की जाएगी कि एक ही समय में पतंग उड़ाने वालों की अधिकतम संख्या के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का प्रयास किया जाएगा, उस बुक में नामांकित होने का प्रयास किया जाएगा। ये इस दौरान एक प्रमुख कोशिश करी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव के बारे में देख लेते हैं। तो इसे गुजरात में उत्तरायण, जिसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं, संक्रांति कहते हैं, उसे उत्तरायण भी कहा जाता है, मकर संक्रांति के भी नाम से जाना जाता है। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और कब से? वर्ष 1900
89 से, ठीक है, 1989। मैं बार बार 79 और 89 में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैं बचपन में भी जब कभी पापा पूछते थे कि ये क्या हुआ तो क्या होगा, तो मैं इसे इंग्लिश में ही बताता था 1989, 1979, ठीक है। हालांकि वो जानते हैं कि मैं हिंदी में 79 और 89 में मैं फंस जाता हूँ। अभी मैं वहीं कर रहा था बोलते समय। प्रतिवर्ष यह 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पतंगबाजी का नेतृत्व होता है, ये अहमदाबाद से ही किया जाता है, मतलब अहमदाबाद में ही इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले। गुजरात के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और ऐसी मान्यता है हमारे गुजरात में कि इस दिन देवता, मतलब किस दिन, उत्तरायण या मकर संक्रांति के दिन देवता अपनी लंबी नींद से जगते हैं और उनके जगते ही स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, ऐसी मान्यता है। तो चलिए इसके, अच्छा अब हम गुजरात थोड़ा देख लेते हैं, गुजरात थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा गुजरात है, ये गुजरात है। पेन का कलर मैं चेंज कर लूं, ये देखिए, ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। ये हमारा एमपी है, मध्य प्रदेश है। ये हमारा महाराष्ट्र है, मैपिंग करते चलिए। ये जो छोटा सा दिख रहा है ये हमारा है गोवा, ठीक है। उसके नीचे ये हमारा है कर्नाटक, ये हमारा है केरला और ये हमारा है तमिलनाडु, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश है, एपी, और ये क्या है, ये तेलंगाना है, ठीक है। ये उड़ीसा है। देखिए ये है, आज हमने इसमें विस्तार से तमाम प्रश्नों को देखा और उन प्रश्नों पर आधारित तमाम व्याख्याओं को भी देखा, जो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में आपको एस दिलाएंगे और आपकी प्रारंभिक परीक्षा को पास करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो आज इसी के साथ हमारी यह श्रृंखला समाप्त होती है। हम आपको सूचित कर दें कि संस्थान द्वारा यूनिक एग्जाम्स IAS के द्वारा यूपीएससी CSC 2023 प्रारंभिक परीक्षा का क्रैश कोर्स आयोजित किया जा रहा है, जो 7 जनवरी से आरंभ है और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के साथ ये बैच शुरू हुआ है, बहुत ही नॉमिनल शुल्क पे। और सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा ये क्रैश कोर्स की तैयारी कराई जा रही है, वो भी मात्र 90 दिनों में। तो आपकी स्क्रीन पर जो पट्टिका चल रही है उस पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हुए हैं, आप उस नंबर पर कॉल करके आप इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।